आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं मुबशिर ज़ैदी और ज़र्रार खोड़ो। आज पाकिस्तान के सिक्योरिटी दस्तों पे 2 हमले हुए हैं। एक हमला हुआ है बलूचिस्तान के इलाक़े मगरान में कोस्टल हाईवे पे, और दूसरा हमला हुआ है जनूबी वज़ीरिस्तान में। कोस्टल हाईवे पे जो हमला हुआ है वो ओरमारा का इलाक़ा बताया जाता है, बूजी पास के आसपास का इलाक़ा। तफसीलात जो आई हैं उसके मुताबिक ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अमले को लेके एक कॉन्वॉय जा रहा था और उसकी हिफाजत के लिए एफसी की गाड़ियां भी चल रही थीं कि अचानक एक शब खून पड़ा, जिसके नतीजे में रेडियो पाकिस्तान ने तस्दीक की है कि 6 सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए हैं, जबकि जो बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग हैं वो ज़्यादा तादाद बता रहे हैं। मसलन BBC और अल जज़ीरा ने 15 सिक्योरिटी अहलकारों के जाँ बहक होने की इत्तला दी है। BBC के मुताबिक वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने हलाकतों की तस्दीक की है। अल जज़ीरा ने सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगो के हवाले से बताया है कि हमलावरों की तादाद कम से कम 7 से 8 थी, जो भारी हथियारों से मुसल्लह थे, और अल जज़ीरा के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 8 FC एहलकार और 7 सिविलियन सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं। BBC के मुताबिक आज के हमले की ज़िम्मेदारी बलोच, राजी, अजोई, संगर नामी 3 शिद्दत पसंदों के इत्तेहाद ने कबूल की है। गुज़िश्ता साल अप्रैल में भी ओरमारा में लगभग इसी इलाके में बूजी पास के एरिए में नेवी, फ़ज़ाइया और कोस्ट गार्ड के 11 एहलकारों समेत 14 अफराद एहलकार शहीद हुए थे। तब भी इसी शिद्दत पसंद इत्तेहाद ने ज़िम्मेदारी कबूल की थी। इस साल 8 मई को ज़िला केच के इलाके बुलेदा में एक मेजर समेत 6 एहलकार शहीद हुए थे। BLA ने ज़िम्मेदारी कबूल की थी। 19 मई को कच्छी और केच में 2 हमलों में 7 एहलकार शहीद और 4 ज़ख्मी हुए, उसकी ज़िम्मेदारी भी BLA ने कबूल की थी। और अभी 14 जुलाई को पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 एहलकार एक हमले में, इसी तरह के हमले में शहीद और 8 ज़ख्मी हुए थे। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में एक फ़ौजी काफ़िले पर जो है वो फ़ौजी गाड़ी थी बेसिकली, जो कि टकराई एक IED से, जिससे हम इम्प्रोवाइज सड़क किनारे बम, जिसमें 6 जो हमारे 1 कप्तान और 5 जवान शहीद हुए। उस धमाके में 24 साल कैप्टन उमर फ़ारूक, 37 साल नायब सूबेदार रियाज़ अहमद, 44 साल नायब सूबेदार शकील आज़ाद, 36 साल हवालदार यूनुस खान, 37 साल नाइक मोहम्मद नदीम और 30 साल लांस नाइक इसमतुल्लाह शहीद हुए हैं। बहुत ज़्यादा तशवीशनाक। अच्छा, ये जो है एक ये वाक़या जनूबी वज़ीरिस्तान में आज हुआ है, लेकिन पिछले 2 महीने के अंदर वहाँ एक्टिविटी बढ़ी है। मसलन अभी 4 दिन पहले शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाके शवाल में एक फ़ौजी चौकी पे हमले में 2 फ़ौजी एहलकार शहीद और 3 ज़ख्मी हुए थे। पिछले माह सिक्योरिटी फोर्सेस ने वज़ीरिस्तान के इलाके शक्तू में एक शिद्दत पसंद कमांडर है एहसानुल्लाह और एहसान सनरे समेत 4 शिद्दत पसंदों को एक ऑपरेशन में हलाक किया था, जबकि एक मतलूबा दहशतगर्द वसीम ज़िक्रिया भी 4 साथियों समेत हलाक हुआ था। इसके अलावा एक कबायली रुकन असम्बली है, साबिक़ जो कबायली इलाका जाते हैं उनसे, उन्होंने गुज़िश्ता माह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के फ्लोर पे बताया था कि पिछले 2 साल में फरवरी 2018 से अब तक साबिक़ कबायली इलाक़ों में 200 से ज़ायद टारगेट किलिंग्स हो चुकी हैं। मसलन मतलब ये है कि वहाँ जो है ना एक्टिविटी वो मुस्तकिल जारी है। वहाँ पर भी एक्टिविटी मुस्तकिल जारी है। और जैसे आपने अभी बलूचिस्तान हाईवे का बताया, तो इसके साथ मैं 2-3 और, आप तो सिर्फ कोस्टल हाईवे की बात कर रहे थे ना, BRAS जो है अगेन एक अम्ब्रेला तंजीम है, 3 अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीमों की, बलोच, राजी, रजोई, संगर। इनके जो कंस्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं, लेटली इनके कौन से अटैक्स हुए हैं? चाइनीज़ कॉन्सुलेट पर कराची में जो हुआ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला, PC ग्वादर पर हमला, ठीक है। और यूजुअली आप देखते हैं कि 2 टारगेट्स होते हैं। एक तो ज़ाहिर है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट OGDC पर अटैक करना, एंड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर अटैक करना, सिंबॉलिक टारगेट्स। और दूसरा ज़ाहिर है चाइना। बिल्कुल। तो इससे
मेरी नज़र में तो एक बड़ी क्लियर फिंगरप्रिंट्स आपको नज़र आती हैं इंडिया की, बिकॉज BLA के जो कैंप्स हैं रिपोर्टेडली कंदाहार में लोकेटेड हैं, इनके जो कमांडर्स हैं ये ट्रीट होते हैं मुंबई के अस्पतालों में। कल ही मोहिद यूसुफ का वो इंटरव्यू था जिसमें वो क्लियरली यही बातें कर रहे थे। अब क्लियरली नॉट दिस इज नॉट अगेन, इनको दोबारा एक्टिवेट किया गया है, इनको फंड किया गया है और इनको हेविली आर्म किया गया है। चाइना से वो जो बदला लेना चाह रहे हैं वो भी हमारी सरजमीन पे ही लिया जा रहा है और हमारे साथ तो ये मुस्तकिल सिलसिला चलता रहता है। सवाल ये बनता है कि आपके पास क्या काउंटर मेजर्स हैं और आप क्या जवाब दे सकते हैं। जाहिर है कि ये तो आप नहीं कर सकते कि वहाँ पर आप फंड करें ऐसी कार्रवाइयों को, द एटमॉस्फेयर डज नॉट अलाउ फॉर दैट। इस तरह की जगहों में आप क्या सिक्योरिटी दे सकते हैं? देखिए आई मीन अगेन, अब IED का जो हमला है इस पे तो इवन द US आर्मी इस मामले को कंट्रोल नहीं कर सकी, कि वो fully equipped थे, डिटेक्ट कर heavily सकते funded, थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग आप नहीं कर सकते। आपके पास क्या तरीका निकला कि MRAP एक व्हीकल होती है, माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड, लेकिन वो आप क्या आप हर कॉन्वॉय को तो नहीं दे सकते, इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल। और वो वजीरिस्तान में तो हो सकती है, मकरान कोस्टल हाईवे पर अब नहीं हो सकती। और आप मतलब हम सब उस रोड से गुजरे और मेरा ख्याल है कि ये बूजी टॉप प्रिंसेस ऑफ होप के इलाके में ये अटैक हुआ है और वो ऐसी टेरेन है कि आप रोड पर जा रहे होंगे, 20,000 बंदा उन पहाड़ों में छुप सकता है और आपको कभी पता नहीं लगेगा। तो क्या ओवरहेड ड्रोन बेस्ड सर्वेलेंस हो सकती है और वो भी आप कितना एरिया कवर करेंगे? तो अगेन ये इजी टारगेट्स जिन पर हमला किया जा रहा है। मतलब लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी कॉन्वॉय सिक्योरिटी में जा रहे थे तो इस बात को जो है देखना चाहिए था, क्योंकि हमारे नुमाइंदे जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा बीच में से डिटैच हुआ है, जो गाड़ियां थी वो आगे निकल गई, सिक्योरिटी कॉन्वॉय पीछे रह गया, उस दौरान ये हमला हुआ है। तो जैसा भी है हमें अगेन बार बार हम ये बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में अब तो शायद 20 सालों से ही, कि हमें इस वक्त लैक्स नहीं कर सकते, अभी भी ख़तरा वहीं मौजूद है। अच्छा, बड़े पैराए में मुझे ज़रा, आप तो चूँकि ख़ासा इस मामले में आपने रीडिंग भी की है, ये जो गोरिल्ला वारफेयर होती है उसको कन्वेंशनल तरीक़ों से आप कैसे रोक सकते हैं? यही तो मसला है ना, यही मसला है। और देखिए एम्बुशेस को तो आप कतई नहीं रोक सकते ना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई मीन उनको, और एक वीरान टेरेन जिसमें कि आबादी बहुत कम है और इलाका बहुत बड़ा है। सर अच्छा, दूसरी बात आप ये देखें कि ये जो 3 मैंने अटैक्स आपको गिनवाए हैं, चाइनीज़ कॉन्सुलेट, PC ग्वादर और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तीनों सक्सेसफुली प्रिवेंट हुए हैं। बिल्कुल जान को नुकसान हुआ है हर अटैक में, लेकिन उस लेवल का नहीं हुआ जितना प्लानिंग की गई थी यहाँ पर। लेकिन आप ये देखें कि ये जो आप बता रहे हैं कि सक्सेसफुली प्रिवेंट हुए हैं, ये शहरों में जो अटैक हुए हैं वो प्रिवेंट हुए हैं। बिल्कुल खुले इलाके में बहुत मुश्किल कैजुअलिटीज ठीक ठाक होती हैं। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद बात करते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयों को किस तरह रोका जा सकता है। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं जो मकरान कोस्टल हाईवे पर जो दहशतगर्द हमला हुआ है, अब उसकी कुछ तफसीलात ऑफिशियली जो है वो ताल्लुकात आमा फ़ौज का इदारा जो है ISPR उसने रिलीज़ की हैं। कहा है कि फ़ौज और दहशतगर्दों में झड़प हुई है जिसमें 7 फ़ौजी जवानों समेत 14 अफराद शहीद हुए हैं और इसमें OGDCL के कुछ मुलाजमीन भी शामिल हैं। तो ये जो कुछ हुआ उसके ज़िया लांगो जो हैं वज़ीर दाखिला, उन्होंने कुछ तफसीलात गैर मुल्की मीडिया को तो जारी की थी कि 7 से 8 दहशतगर्द रॉकेट लॉन्चर्स और भारी असले, वो तो ज़ाहिर है हम बता चुके हैं। बस ये एक डेवलपमेंट हुई है कि ISPR ने तस्दीक कर दी है। मैं वक्फे से पहले आपसे जानना चाह रहा था कि इस तरह के जो हमले हैं, ज़ाहिर है कन्वेंशनल रिस्पॉन्स आप दुनिया में जहाँ भी तारीख उठा के देखें नाकाम होता है, नहीं हो सकता। गोरिल्ला दुनिया ही अलग है, कन्वेंशनल ट्रेनिंग ही अलग है। तो नेटवर्क आपका जो है वो कोई मिसाली हो या मकामी आबादी का जो है साथ हो, तो ये हमले इसके अलावा भी कोई तरीका अच्छा है? नहीं, देखिए एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गुरिल्ला वॉर का टर्म इस्तेमाल की थी। मेरे सामने ये फुल फ्लैश गुरिल्ला वॉर नहीं है, इनफैक्ट ये तो इंसर्जेंसी भी नहीं है। यू आर लुकिंग एट आइसोलेटेड टेररिस्ट अटैक्स। ठीक है, बज़ाहिर जो नज़र आता है कि इन्होंने जो हाई प्रोफाइल अटैक्स करने की कोशिश की थी वहाँ पर अल्लाह का शुक्र है नाकाम रहे थे।
सो यू स्विच टैक्टिक्स, आप एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढ लेते हैं। अगेन, क्या आप पूरे कोस्टल हाईवे को सिक्योर कर सकते हैं? नहीं, नॉट पॉसिबल। तो बुरा लगता है ये कहते हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एवरी वंस इन अ वाइल इस तरह का अटैक होगा। अब आप क्या कर सकते हैं? बेसिस अफगानिस्तान में है, बॉर्डर पोरस है, आप आमदोरफ्त नहीं रोक सकते, ठीक है। जो लोग लेजिटिमेटली बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो बहुत लोग अपनी इलेजिटिमेट पर्पसेस के लिए भी उसके इस्तेमाल करते हैं। ईरान का बॉर्डर भी आपका है, वो भी आप नहीं क्लोज कर सकते। अच्छा, आप सील करने की कोशिश तो कर रहे हैं फेंसिंग की? कर सकते हैं बॉस, लेकिन आप अपने वो एरिया देखा है यार, अब कितनी फेंसिंग करेंगे? ठीक है, कुछ हद तक कंट्रोल होगा, लेकिन आप 100% नहीं कंट्रोल कर सकते। शॉर्ट टर्म में आप क्या कर सकते हैं? आई मीन, ये लो कॉस्ट एरियल ड्रोन्स आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, उससे आप वीडियो सर्वेलेंस कर सकते हैं। ये तो देखें, आई मीन अगेन, ये जो पिकअप्स हैं जिनमें ट्रैवल कर रहे हैं, दे आर डेथ ट्रैप्स इन एन एम्बुश सिचुएशन। ये डेथ ट्रैप है। एक बार लाइट मशीन गन या हैवी मशीन गन की रेकिंग फायर करें तो वो उसके देंगे। अगेन, आप क्या करेंगे? क्या आप हर कॉन्वॉय में आप मैक्सिमम आर्मर्ड कार्स तो आप नहीं भेज सकते, इतनी आपके पास है ही नहीं। सो दे विल ऑलवेज स्लिप थ्रू द क्रैक्स। बिल्कुल, अगेन, माओ सी सोंग मास्टर थे गुरिल्ला वॉर के। अगर हम गुरिल्ला वॉर का एग्जांपल इस्तेमाल करें, उन्होंने कहा था कि द गुरिल्ला हैज टू बी लाइक अ फिश इन द ओशन ऑफ द पीपल। ठीक है, बिल्कुल, अगर लोग आपके, अगर अवाम आपके साथ है तो फिर इनको आप कवर कर सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल की जो रिपोर्ट है, जिसमें 7 पेज या 8 पेजेस जो पब्लिक थे, उसमें आपको याद है एक जुमला कि शॉकिंग फॉर अस वाज द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीपल। ठीक है, उस एरिया में। तो इनको आपको किसी तरह देखें, जो अनरिडीमेबल है उनको तो आप नहीं अपनी साइड पे ला सकते। ओवरऑल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की तो आपको वहां पे जरूरत है, ये आपको करना है, लेकिन कैरेट भी है और उसके साथ स्टिक भी है। हाँ, लेकिन अगर आप सिर्फ स्टिक चलाएंगे और कैरेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर तो आप खुद लड़े। लेकिन कैरेट हमने देखे, कैरेट है अब जिस तरह से डेवलपमेंट की कोशिश की जा रही है, चाहे वो जैसे भी हो, सी पैक की। अच्छा, एंड इट इज अ ड्रॉप इन द बकेट ना। वहां पर देखिए, कितनी भी आप डेवलपमेंट करेंगे, जितना सूबा है और जो इसके हालात हैं, यू नीड मल्टी-बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट ना सर, तो ओवरनाइट तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, इसी का फायदा है। एंड आयरॉनिकली इस तरह की अटैक से फिर मजीद वो प्रोसेस भी रुकता है, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द अटैकर्स ना। ये भी तो एक सिचुएशन बनती है यहाँ पर। जहाँ तक वजीरिस्तान की बात है, तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि पिछले साल 2 साल से एक और चीज़ भी चल रही है अफगानिस्तान में, विच इज़ द अफगान पीस प्रोसेस, और उसके भी अनगिनत स्पॉयलर्स हैं आपके पास और इनफैक्ट पूरी दुनिया में। तो जाहिर है कि जितने भी आपके ग्रुप्स हैं वो एक वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी देख रही है कि दोबारा आप यहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन। मगर अफगान जो पीस इनिशिएटिव है, उसमें तो अफगान तालिबान का पल्ला भारी है, तो टीटीपी का क्या इंटरेस्ट है उसे स्पॉइल करने में? सर, एक ग्रुप तो नहीं है ना, और ना ही मेरा ख्याल है कि अफगान तालिबान भी कोई मोनोलिथ है। और ये जिस तरह की, सॉरी जी, आप, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भारत का जो इंक्रीज रोल वो इसलिए भी बन रहा है कि इस पूरे पीस प्रोसेस से भारत आउट हो गया है। तालिबान वहाँ आ रहे हैं, तो जाहिर है भारत। अच्छा, वहाँ रूस का भी तो कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा, ईरान का किसका नहीं है, मुझे भी होगा ना। मैं कह रहा हूँ ना कि सर, हम यहाँ पर अफ्रीकन 10 दिन लगातार बैठ के इसमें तज़किरा करने की कोशिश करें तो हम इसको क्लैरिफाई नहीं कर सकते, पूरी दुनिया नहीं कर सकती सर, हम कौन है जो इस सारे उसमें खित्ते के अंदर वो नहीं है एक्टिव। मेरे ख्याल से सिर्फ रवांडा और नाइजीरिया की एजेंसीज नहीं होगी, बाकी तो अफ्रीकन सब एक्टिव है। तो दिस इज द सिचुएशन यू आर इन। आई मीन, अनफॉर्चुनेटली ये एक परमानेंट वॉर लाइक स्टेट है। एंड बिल्कुल, आई मीन देखिए, अगेन, डोंट इग्नोर द सक्सेसेस। ठीक है, एक तो वक्त था कि प्रॉपर बाकायदा बेसिस थे, वो बेसिस अब नहीं है। अब आपके पास स्प्लिंटर सेल्स हैं जो एक मकान में है या एक बस्ती में है। ठीक है, ये तो नहीं है ना कि पूरे इलाके ही आउट ऑफ कंट्रोल है। सर, ये वही मुल्क है जिसमें हमने स्वात पूरा हैंड ओवर कर दिया था तालिबान को, और दूसरा ये भी देखें ना, बलोच जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पहले वो अकेले कर रही थी, तो जाहिर है उनको कट टू साइज किया गया, तो उन्होंने फिर एक अलायंस बनाया, ये जो ब्रास के नाम से है। फिर वो उनको भी पता लग गया कि अकेले हम नहीं कर सकते, तो वो सारे अब एक तो या तो कट टू साइज भी हो सकता है या उनकी स्ट्रेटजी में चेंज भी हो सकता है। स्ट्रेटजी, लेकिन उनके यहाँ ये एक डिबेट चल रहा था काफी, एक मतलब कम से कम एक दहाई से, बिकॉज पहले ये जो ग्रुप्स थे दे वर वेरी अपोज्ड टू ईच अदर। कुछ प्रेशर आया है जिसकी वजह से अब ये एक इत्तेहाद बनाया हुआ है।
اب دیٹ کوڈ بی را کا انفلوئنس کہ سر یو گائز ہیو ٹو گیٹ ٹوگیدر, آپ سے تو کوئی کارروائی سکسیسفل ہو ہی نہیں. سملرلی جو ٹی ٹی پی ہے وہ بھی کسی ایک تنظیم کا نام تو نہیں ہے, وہ بھی تو الائنس ہے نا. وہ بھی اچھا, اور انفیکٹ جماعت الاحرار اور ٹی ٹی پی دوبارہ اب کمبائن بھی ہو گئے ہیں. تو یہ انفیکٹ میرے خیال ہے کہ کچھ 1-2 ماہ پہلے یہ خبر آئی تھی. تو دے آر آلسو لوکنگ ٹو ریفارم, اور یہی تو مسئلہ ہے نا کہ آپ جتنی دفعہ ان کو ہٹ کریں, یہ مطلب وہ ایک جیلی کی طرح always they come back and they. اچھا, میں ایک اور چیز بھی جو ہے مجھے تھوڑا سا خدشہ رہتا ہے کہ مثلاً ہم ٹھیک ہے کہ انڈیا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, ٹی ٹی پی کا معاملہ ہو یا بلوچستان کا معاملہ ہو, اور ان کے بیانات اور ان کی اسٹڈی سب کو پتہ ہے, لیکن جب ہم 100% سرچ لائٹ انڈیا پہ رکھتے ہیں نا, تو جو باقی فریق پنگے بازی کر رہے ہیں ان علاقوں میں, ہمارا فوکس ان پہ نہیں رہتا. ہم ٹوٹل جو ہے نا اچھا, اب مجھے نہیں پتا, سوری بات کاٹ رہا ہوں, دیکھیں ہم اگر پبلک اسٹیٹمنٹ آئے گی پاکستان سے تو وہ تو انڈیا کی طرف ہی فوکسڈ ہوگی. پبلک اسٹیٹمنٹ اور آن گراؤنڈ ایکشن میں میرا خیال ہے کہ فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ہمیں مطلب بیان آ گیا ہے, بالکل اگر 90% ان کی انٹرفیئرنس ہے, 10% کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے, بٹ سو لانگ ایز آپ جو آپریشنز کر رہے ہیں آن دا گراؤنڈ وہ ان چیزوں کو نظر میں رکھ رہے ہیں, سو لانگ ایز آپ کی جو کاؤنٹر انٹیلیجنس نیٹورک ہے وہ ان چیزوں کو نظر میں رکھ رہے ہیں. اب ہر ایک چیز براہ راست اسٹیٹمنٹ میں تو نہیں آئے گی نا. اور یہ بھی ہے کہ کلبھوشن یادو انڈیا سے یا افغانستان سے تو نہیں آیا تھا, وہ تو ایران کے ادھر سے آیا تھا. تو آبویسلی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بہت سی پاورز ہیں, ایورس ہیں اس سارے پیس پروسیس میں, جن کو ہمارے سب کے اپنے انٹرسٹ ہیں. ایک وہ مطلب ہاتھی کے دانت ہے نا دکھانے کے, اور الٹیمیٹلی گیم کا نتیجہ تبھی نکلے گا جب آپ کو اندازہ ہو کہ ڈنڈا کتنا استعمال کرنا ہے اور انسینٹیو اور کیرٹ کتنے استعمال کرنی ہے. اگر آپ کو مقدار کا اندازہ نہیں ہے تو پھر آپ اسی طرح سایوں سے لڑتے ہیں. دیکھیں وہ بھی ہے, اور ایک اور چیز ہے کہ تھوڑی سی نا جیو پولیٹکس جو اس ریجن کی ہے, مجھے پتا ہے کہ ہمیشہ جیو پولیٹکس جو ہے اس ریجن کی ایک نازک موڑ پر ہی ہوتی ہیں, کرٹیکل مومنٹ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. میرے خیال پچھلے 20 سالوں سے کرٹیکل مومنٹ ہی چل رہی ہیں, لیکن اس وقت واقعی ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں کہ انڈیا اور ایران کے تعلقات تھوڑے سے ڈکلائن ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ چین از ٹیکنگ اے بگ انٹرسٹ ان چائنا اینڈ ٹو این ایکسٹینٹ ان افغانستان. ان کی اور یو ایس کی رائیولری کیسے پلے آؤٹ ہوتی ہے, چائنا اور انڈیا کی رائیولری کیسے پلے آؤٹ ہوتی ہے, ایران اور گلف کی رائیولری کیسے پلے آؤٹ ہوتی ہے, ان ساری چیزوں کا ڈائریکٹ اثر پاکستان تو ایکسٹرنلی آپ کو مقابلہ کرنا ہے, لیکن انٹرنلی سچویشن کو سٹیبلائز کرنے کے لیے آپ کو ہی اپنی کوئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. کوئی باہر سے لا کے نہیں دے گا. اسٹریٹجی کے بغیر تو یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوئی تھی نا نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان میں. تو لیٹس سی what ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب ایک ایسی خبر کے بارے میں بات کرتے ہیں جس نے کل سے کم از کم سوشل میڈیا پر ایک تہلکہ مچایا ہوا ہے, اور یہ اس بات کی ثبوت ہے کہ ایک اچھی ٹیچر یا اچھا ٹیچر, میں ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا چاہ رہا, اپنی اسٹوڈنٹس کی تقدیر بدل سکتی ہے. ایک ایسی اسٹوڈنٹ کہہ دیا میں نے, ہمارے ساتھی ہیں ایمن فیصل. آپ گریڈ 4 کی ٹیچر ہیں کارنر سٹونز اسکول میں, کراچی کلفٹن میں ایک اسکول ہے, اور انگلش, سائنس اور سوشل اسٹڈیز پڑھاتی ہیں. اب آپ کہہ رہے ہوں کہ اس میں کیا بڑی بات ہے, بہت ٹیچرز ہیں, بہت اسکولز ہیں اور بہت اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن بات ہوتی ہے طریقے کی کہ آپ کس طرح اپنے اسٹوڈنٹس میں کسی بھی موضوع کے بارے میں انٹرسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں سائنس کی. تو ایمن, تو تھوڑا سا میں آپ سے ہی سننا چاہ رہا ہوں, آپ سائنس کی کلاس ٹیچ کر رہی تھی اور آپ نے سوچا کہ اسٹوڈنٹس کو کیسے انگیج کریں کہ اس ہماری جو پلانٹ ہے اس سے آگے سولر سسٹم اور ان کے پوری جو کائنات ہے اس میں کیا ہے. تو آپ کا جو آئیڈیا تھا وہ مجھے بتائیں کہ کیسے آپ کے پاس آئے. وہ مطلب آئیڈیا کوئی نہیں تھا, ہم کلاس لے رہے تھے اور جیسے مطلب بچے سوال پوچھتے ہیں تو بچے سوال پوچھ رہے تھے, اور پھر میں نے ایک سوال پہ کہا یہ تو mujھے نہیں پتا, یہ تو کسی سائنٹسٹ کو پتا ہوگا, اسپیس ریلیٹڈ مطلب اسپیس کے بارے میں چیپٹر تھا. تو میں نے کہا یہ تو مجھے نہیں معلوم, یہ تو کسی سائنٹسٹ کو پتا ہوگا. تو مطلب ایک بچی نے ایسی مذاق میں بولا ہم سائنٹسٹ کو لیٹر لکھ سکتے ہیں. میں نے کہا تم لوگوں کو لکھنا ناسا کو لیٹر, تو لائک ہاں لکھتے ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ناسا کو لیٹر لکھتے ہیں. میرے ذہن میں تھا کہ کوئی جیسے ای میل ایڈریس ہوگا, مطلب بچوں سے لیٹر لکھوا کے اور بھیج دیں گے, مطلب
اس طرح. تو پھر کیا کہتے ہیں وہ مطلب بچے ایکسائٹیڈ بہت ہو گئے, تو میں نے کہا چلو سب کل لسٹ لے کے آؤ سوالوں کی جو ناسا کو بھیجنے, اور مطلب کل ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا بھیجتے. تو پھر اگلے دن کلاس میں آ کے جیسے ہم نے لیٹر لکھا کہ ہم ناسا کو لیٹر میں کیا لکھ کے بھیجیں گے, اور پھر جیسے ہر بچے کے پاس جیسے 5 5 6 6 7 7 سوال تھے, تو جیسے ہر بچے کی بک اٹھا کے اور ہم نے جیسے کلاس میں ووٹ لیا کہ ان 7 سوالوں میں سے بیسٹ سوال کون سا ہے. تو جمہوری نظام چل رہا ہے آپ کے یہاں, ٹھیک ہے. تو پھر مطلب ہر بچے نے جو ہے جیسے ہر بچے کی اس پہ ووٹ دیا, تو مطلب بچوں کا ایک ایک سوال سلیکٹ ہو کے اس طرح, اور پھر وہ ہم نے لیٹر میں لکھ کے, اور پھر انہوں نے بولا ہم یہ ناسا کو بھیج دیں. میں نے کہا ہاں, مجھے ای میل آئی ڈی کو پتہ نہیں تھا اس وقت کدھر جائے گا. تو میں نے کہا ہاں میں بس اسٹاف روم میں جا کے اور بس یہ ٹائپ کر کے بھیج رہی ہوں. تو انہوں نے کہا ہاں. پھر میں اسٹاف روم میں گئی ٹائپ کر کے بھیجنے, میں اپنا پینسل باکس جو ہے وہ کلاس میں بھول گئی. میں 5 منٹ بعد کلاس میں آئی تو آگے سے بچی پوچھتی ہے جواب آیا. ابھی تو میں نے پوچھا بھی نہیں, ابھی میں نے پوچھا بھی نہیں. پھر میں نے کہا یہ تو میں نے مسئلہ کر دیا, یہ تو باقی ان کو جواب چاہیے. تو پھر میں ٹویٹر پہ گئی, میں نے کہا پلیز اس کا کسی کے پاس جواب ہے تو بھیج دو, ان لوگوں کو تو جواب چاہیے. تو وہ پھر مطلب لوگوں نے جیسے اس کو ری ٹویٹ کرنا شروع کر دیا, تو میں نے اس پہ ٹرینڈ بنا دیا کہ گریڈ 4 ہیز کویسچنز. تو وہ اتنا ری ٹویٹ ہوا کہ پھر جواب آنا شروع ہو گئے. کس کے جواب آئے یہ تو بتائیں ہمیں. تو جواب مجھے آئے تھے جرمن ایروسپیس سینٹر کے آئے تھے. پھر ایک ایمی نامینیٹڈ سائنٹسٹ ہے, ان کا نیٹ فلکس پہ بھی شو ہے, مجھے نہیں پتا وہ شو پاکستان میں اویلیبل ہے. ہاں دا اسپیس گیل کر کے وہ سائنٹسٹ ہیں, انہوں نے جیسے ہر بچے کے جواب دیے. پھر ایک کینیڈین ایسٹروناٹ ہیں, وہ اسپیس میں 3 بار گئے ہوئے ہیں, وہاں سے مطلب وہ اسپیس اسٹیشن کے کمانڈر رہ چکے ہیں. یہ وہ کمانڈر ہیفیلڈ تو نہیں, یہ وہی ہے نا. ان کا جواب آیا کہ مطلب ان کا 2 بچوں کے لیے جواب آیا. 2 بچوں نے سوال پوچھے تھے کہ ایک تو اسپیس میں جاتے ہیں جب راکٹ لانچ ہو, جب مطلب اسپیس کرافٹ لانچ ہوتا ہے تو کیسی فیلنگ آتی ہے, اور ایک بچے کا سوال تھا کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ کا اسپیس کرافٹ گم جائے گا تو پھر کیا ہوگا. تو انہوں نے اس کے جواب دیے. وہاں پہ گوگل میپس تو چلتا نہیں ہے. ہاں, تو پھر آپ کیا کریں گے. تو انہوں نے اس کے جواب دیے. پھر جیسے لوگوں نے جیسے مجھ سے پوچھ کے انہوں نے وہ ریڈٹ پہ ڈال دیا, میں ریڈٹ استعمال نہیں کرتی, تو لوگوں نے ریڈٹ پہ ڈال دیا. پھر وہاں سے جیسے ناسا کے امپلائیز کا جواب آیا. پھر یہاں پہ ایک پاکستان میں ایک کیا مطلب وہ ناسا کی ریپرزینٹیٹیوس ہی ہیں, ان کا نام یمنا ہے. انہوں نے جیسے مطلب میسج کیا کہ اس طرح مطلب سائنٹسٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایک سیشن ہے اور آن لائن سیشن ہے, اگر بچے وہ اٹینڈ کرنا چاہیں, اور مطلب اس طرح. تو مطلب بہت سارے جیسے لوگوں نے جیسے تو سوال جو بچوں نے کیے اس میں آپ کو کون سا سب سے انٹرسٹنگ سوال لگا کہ آپ کو لگا کہ بچوں کے دماغ کی بتی بھی جل رہی ہے؟ بچوں کے سارے سوال جیسے الگ الگ تھے. جیسے جیسے ہانیہ نے سوال پوچھا کہ جوپیٹر پہ جیسے ڈائمنڈس کی بارش ہوتی ہے, تو یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا. میں نے کہا یہ تو میں بھی پہلی بار سن رہی ہوں. میں نے کہا یہ پوچھ کے دیکھتے ہیں, یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا, یہ تو اچھی انویسٹمنٹ ہے. پھر کیا کہتے ہیں جس طرح اسی طرح جیسے مطلب مناہل نے سوال مطلب تھوڑا پرسنل پوچھا کہ میں ناسا میں مجھے جوائن کرنا ہے تو میں کیا پڑھوں اس کے لیے. تو ہر بچے کا سوال تھوڑا مختلف تھا. جیسے کلاس میں رایان تھا, جب میں کلاس میں آئی میں نے کہا سب نے سوال کی لسٹ بنائی ہے, تو اس نے بولا نہیں میں نے تو کوئی لسٹ نہیں بنائی, کوئی جواب نہیں آنا, کوئی جواب نہیں آنا, مطلب آپ ایسی باتیں بنا رہی ہیں, کوئی جواب نہیں آنا. یہ میں نے کہا اس نے تو میرا بلف ہی کال کر دیا. میں کیا میں نے کہا نہیں آئے گا, تم لکھو سوال. تو پھر اس نے سوال لکھے. تو اچھا ان کا میرے خیال وہ ریان کے جواب میں بھی تھا, اگر ہم کمانڈر ہیفیلڈ کی اگر وہ ٹویٹ جس پہ نقشہ ہے وہ لگا دیں, یہ بڑی خوبصورت تھی. ہاں, اور اس میں ایسے تھا کہ انہوں نے ٹویٹ کی کہ جی مطلب باقی سارے سوالات کے جواب آ گئے ہیں, اور ریان جو سب سے سینیکل بچہ ہے میرا خیال ہے ان کی کلاس میں کہ یار کچھ نہیں ہونا, کبھی کوئی چیز نہیں بدلے گی, یو نو مطلب تقریباً بڑے ہو کے وسط بنیں گے وہ. تو ان کے ایک ہی سوال رہ گیا تھا, تو کمانڈر ہیفیلڈ نے یہ ٹویٹ کیا, اس نے کہا کہ جی بالکل مجھے نہیں ڈر لگتا کہ میں گم جاؤں گا, کیونکہ دنیا ادھر ہے, مجھے پتا ہے کہ وہاں سے لیفٹ رائٹ جانا ہے, اور ہمارے پاس سسٹم بھی ہے, اور یہ میں نے آپ کے شہر کراچی کی تصویر لی ہے فرام اسپیس,
क्या आप अपना स्कूल उसमें ढूंढ सकते हैं? स्कूल ढूंढने की कोशिश की? वो किसी ने स्कूल ढूंढ के और उस पे वो क्रॉस लगा के और वो जवाब में दिया, तो इसी के रिप्लाईज में कहीं होगा वो कि मतलब किसी ने वो स्कूल ढूंढ के दे दिया। क्राउड सोर्सिंग। तो आप तो खुद अभी स्टूडेंट लगती हैं, तो आपने कब से ज्वाइन किया है? मैंने स्कूल अभी 1 महीना पहले ही ज्वाइन किया था। मैंने टीचिंग 1 महीना पहले शुरू किया। उससे पहले जैसे मैं राइटर थी, जर्नलिस्टिक फील्ड में थी, इस तरह थी, तो मतलब अभी मैंने ज्वाइन किया उससे पहले। यार मतलब अगर लेकिन इवन आपने अपने साथ थोड़ा हैंड तो नहीं कर लिया? क्योंकि अगर पहले महीने में आपसे नासिर, तो फिर स्कूल वाले ये नहीं कहेंगे कि फिर नेक्स्ट क्या है? सबसे पहले तो इन्हें मुबारकबाद के सही टाइम पे मीडिया छोड़ दिया। कांग्रेचुलेशंस। कोई और मीडिया का ओपनिंग है वो हिस्ट्री और लैंग्वेज में भी पढ़ा सकता हूं। अच्छा, तो बच्चों मैं नेपोलियन से ट्वीट लाऊंगा यार। मुझे इससे एक बात याद आई कि इससे सबक ये मिलता है कि अगर आप मीडिया छोड़ दें तो आपको नए नए आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। या आपको हमारे दिमाग बंद हो गए हैं। अच्छा, सुपार्को ने कोई जवाब नहीं दिया? नहीं, सुपार्को तो, लेकिन वैसे तो हमने सुपार्को को टैग वगैरह भी नहीं किया तो। लेकिन सुपार्को से जैसे मतलब मेरी क्लास में एक मतलब अनाबिया है, वो सुपार्को को पाकिस्तानी नासा कहती है। चलो, तो मतलब वो उसका पूरा प्लान है कि वो पाकिस्तानी नासा। तो आप जब उस दिन के बाद अगले दिन स्कूल गई, तो क्या माहौल था? रायन उस वक्त क्या कह रहा था? तो मैं अगले दिन स्कूल गई तो सुबह थी मेरी इंग्लिश की क्लास और फिर थी मेरी सोशल स्टडीज़ की क्लास। तो उस दौरान तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला कि जवाब आए हैं या कुछ। मैं क्लास में गई तो पहले आया कि जवाब आए। मैंने कहा पता नहीं, मैंने तो चेक ही नहीं किया, मैंने तो देखा ही नहीं क्या हुआ। मैं देखती हूँ अभी जाके कि जवाब आते हैं कि नहीं आते। तो फिर उन्होंने बैठ के पढ़ा इंग्लिश, फिर उन्होंने सोशल स्टडीज़ पढ़ा, फिर मुझे इनको एक पीरियड मैथ्स पढ़ना था, मैं वहाँ से क्लास से गई। मैंने वहाँ बैठ के फिर सबके लेटर्स बनाए, फिर सबको एनवेलप में डाला। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि यार ये तो आपकी राइटिंग में ये हुआ था, यही हुआ था। तो फिर मैंने तेज है यार। तो फिर मैंने जैसे क्लास में जैसे एनवेलप डिस्ट्रीब्यूट करने लगी, मैं सबका नाम लेके बुलाने लगी। तो पहले तो जैसे थोड़ा जैसे हम सबके अलग अलग एनवेलप्स हैं। फिर मैंने सबको एनवेलप दिया तो हाथ में पकड़ के जो है वो अनाबिया बोलती है ये तो मिस की हैंड राइटिंग है ना, ऐसा से थोड़ी आया है। मैंने कहा नहीं, खोल के देखो उसमें क्या है। तो सबने खोले, फिर सब थोड़े हक्का बक्का रह गए कि ये क्या हो गया। फिर पहले उन लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि ये वाकई। मैंने कहा घर जाके देखना ये लोग कौन लोग हैं, क्योंकि पक्की पाकिस्तानी बच्चे हैं। हाँ, शक है। नहीं यार, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। वेरी इंटरेस्टिंग। और लिफाफों पे अपना अपना लग रहा है यार, मतलब सबके अलग अलग लिफाफे आते हैं। हमारे तो एक ही आता है। जर्नलिस्ट के लिफाफे में नहीं देंगे तो क्या और क्या। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद एमन से बातचीत जारी रखें। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं एमन फैसल साहिबा से, एक ऐसी टीचर जिनकी पहुंच नासा तक है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारी तो नायब नाज़िम भी नहीं सुनते। बहरहाल एमन, मेरा ख्याल है कि एक आपको एक्चुअली किसी नासा से रिप्लाई भी आई थी कि जब वो अब है ना कि जब सर्दियाँ गुजर जाएंगी, तो आप कहते हैं जब कोरोना गुजर जाएगा, जब कोरोना गुजर जाएगा तो आपके स्टूडेंट्स को दावत भी दी है कि वो नासा है। रेडिट पे किसी ने पोस्ट की थी, तो उसके नीचे एक नासा के इंजीनियर ने बोला कि जैसे अगर से मतलब जैसे ही पेंडेमिक ख़त्म होता है तो हम कोशिश करेंगे कि आप नासा आ जाएं, तो बच्चे नासा की फील्ड ट्रिप प्लान करें। तो टिकट जरूर भेजना। जी, मैंने भी यही सोचा, टिकट और पासपोर्ट और वीज़ा और जितना क्लियरेंस आपको चाहिए होता है। प्रैक्टिकल। हमारे तालीमी इदारों में आप भी पढ़ी हुई हैं, जाहिर है सबका यही होता है कि वहाँ बिल्कुल एक रेक्टिफिकेशन होती है, बिल्कुल कोई दिमाग की बत्ती नहीं जलानी, कोई सवाल पूछे बच्चा तो हाथ मार देना है उसको। तो ये इस तरह की एग्जाम्पल से लगता है कि बच्चे तो सीखना चाहते हैं। नहीं, दूसरी बात ये कि आपने जब ये सारा तजुर्बा किया तो आपके जहन में तो नहीं होगा कि ये जो एक इनोवेटिव अप्रोच जो है तालीम की, बुनियादी तालीम की होनी चाहिए, या बच्चों में जो तजस्सुस है, क्यूरियोसिटी, उसे जगाना चाहिए, ये खुद ब खुद ही होता चला गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है आपकी कहा। मतलब अगर से मतलब इस तरह होता है, जैसे बच्चे सवाल उसी क्लास में पूछते हैं जहाँ उनको ऐसा लगता है हमें जवाब मिल जाएगा। जिस क्लास में उनको ऐसा लगता है झाड़ पड़ेगी, वो सवाल ही नहीं पूछते। तो मतलब जैसे तो मतलब और जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं जैसे 1 to 5, उनके साथ आपको फिर जैसे थोड़ा स्कोप मिल जाता है कि मतलब वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करा लो। जैसे 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 बच्चे बड़े होते हैं, क्योंकि उनका कोर्स स्टैंडर्डाइज होता चला जाता है, आपकी कोई सही नहीं होती उस कोर्स के अंदर। मतलब रेस लगी होती है कि मई जून में पेपर हैं, कोर्स खत्म कर रहे हैं, बच्चों को मई जून में पेपर देना है, तो आप कितना इनोवेशन कर लेंगे उसके अंदर, क्या करेंगे। तो मतलब वो तो 1 से 5 तक जैसे और बच्चे छोटे भी होते हैं, जैसे मतलब
ان کے ساتھ ہنس لیا, بول لیا, جیسے کیا مطلب ان کو سیریسلی مطلب اتنا کوئی وہ نہیں ہوتا کہ مطلب آپ کسی بڑے سے بات کر رہے ہیں تو مطلب ان کے ساتھ جیسے وہ جیسے ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں, وہ سوال بھی کرتے ہیں, تو وہ کافی مطلب کیونکہ اس طرح کے لیکچرز جو ہوتے ہیں جیسے وہ پلان پہلے سے نہیں کیے جا سکتے کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا. تو وہ تھوڑی اپروچ اس طرح رکھنی پڑتی ہے کہ آپ اس طرح کے ہوں کہ بچے آپ کے ساتھ مذاق کر سکیں یا سوال پوچھ سکیں, اپروچیبل رہیں کہ آپ کے ساتھ بچے سوال کریں, وہ کریں. جیسے بچے بولے ہم سائنٹسٹ کو لیٹر بھیجیں تو آگے سے بول دو بھیج دو. ہاں لیکن یہ بات بچوں کو تو ہمیشہ یاد رہے گی. میں وہی کہہ رہا تھا بچوں کو تو یاد رہے گی, آپ کو بھی یاد رہے گی. تو یو تھنکنگ اباؤٹ میکنگ اٹ ایز اے پروفیشن, ایز اے ٹیچر؟ I mean right now I've always wanted to be a teacher. ٹھیک ہے, مطلب مجھے ٹیچنگ میں مزہ آتا ہے. تو مطلب جیسے میرا یہ تھا کہ بیچلرس کروں گی, پھر ماسٹرس کروں گی, پھر پی ایچ ڈی کروں گی, پھر یونیورسٹی میں ٹیچر لگ جاؤں گی. لیکن میں نے بیچلرس کیا, ہاں پھر کوئی سے بیچلرس کیا, پھر ماسٹرس نہیں کیا, پھر پرائمری اسکول میں ٹیچر لگ گئے. ٹیچر تو لگ گئے. ہم کبھی اپنی کہانی آپ کو سنائیں نا تو اس سے ٹینشن نہ لیں. اچھا, والدین سے کیا ریئیکشن آیا آپ کا؟ کوئی ریئیکشن آیا والدین سے؟ مطلب والدین تو ایسے آج تو جیسے لیٹر مطلب گھر گئے بچے تو آج تو انہوں نے بات کی ہوگی کہ اس طرح ہو گیا. تو مجھے جیسے 2 پیرنٹس سے جیسے آیا رسپانس کہ ایک کا آیا کہ مطلب تھینک یو, مطلب یو نو میری بیٹی بہت خوش ہے اس طرح, اور ایک کا ایسے آیا مطلب وہ اسٹوڈنٹ آج اسکول آئی نہیں تھی تو ایک کا آیا کہ وہ بہت ایکسائٹیڈ ہے کل اسکول آنے کے لیے, اس کو پتہ چل گیا ناسا سے جواب آ گئے تو وہ بہت ایکسائٹیڈ ہے کل اپنا لیٹر کلیکٹ کرنے کے لیے. تو پھر کل ان کو لیٹر ملے گا. جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ تو آپ اس کو فریم کر کے لگائیں گے یار, اٹس اے لائف ٹائم تھنگ. اور مطلب وہ کیا کہتے ہیں نا, وہ کیا بولتے ہیں آج کل مڈ بریک جو کہتے ہیں یار, کیا ریسیس میں تو وہ چیمپئن ہو گئے نا پلے گراؤنڈ میں. مجھے تو ناسا سے جواب آئے, تمہیں ناسا سے جواب آئے. کم از کم جب وہ بڑے ہوں گے کہ آپ کا بھائی 4th گریڈ میں ناسا سے بات کر رہا تھا, یار بھائی ابھی تو دیکھنا تو یار مطلب اور نام تو نہیں کر سکتے. اور میں اگر ان کی ناسا پہ ناز ہے, میں اگر ان کے اسکول کا وہ ہیڈ ہوتا تو فوراً ان کے لیے 10,000 روپے کے انکریمنٹ کا اعلان کر دیتا, لیکن ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. امید تو دنیا کا. چلے وہ سب دے دیں گے پروگرام کے بعد, وہ سب دے دیں گے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن انکریجمنٹ تو ہونی, انکریجمنٹ مطلب بڑوں کا یہی ہے رول ہے ہماری سوسائٹی میں یار. اب بندہ مذاق بھی نہیں کر سکتا, نہیں یار, میں آئیڈیا بھی نہیں دے سکتا. آئیڈیا دو, امپلیمنٹ بھی کرو نا. یہ تو میڈیا والوں کی وجہ غلطی ہے. ہاں بات کر لیتے ہیں, کام نہیں کرتے یار, یہی تو مسئلہ ہے. میرا خیال ہے بس بہت ہو گیا. اب بندہ مذاق بھی نہیں کر سکتا, بندہ مذاق بھی نہیں کر سکتا. بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی جی. آئی ہوپ یو انجوائے دی شو. خدا. تھینک یو.